चलो करें कल स्टार्ट सॉरी करें क्लास स्टार्ट। कल क्या पढ़ा था अपन ने? राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने राज्यसभा का कार्यकाल पढ़ लिया था। कितने वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल? 6 वर्ष। और मिनिमम एज कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आज हेडिंग बनाइए पदाधिकारी। इसमें दिखा ही पदाधिकारी दिखा इसमें? लिखिए आवाज भी लिख पदाधिकारी हेडिंग बनाना और इसमें लिखिए संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 89 सब क्लोज 1 89 सब क्लोज 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आप सभी को याद है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन अलग से होता है। मतलब उसमें देखो भारतीय संविधान में किसी भी चुनाव के लिए अधिकतम एज नहीं दे रखी, मिनिमम एज दे रखी। जैसे मान लो कोई उपराष्ट्रपति अगर 100 साल की उम्र में बनेगा तो बनेगा, अगर बनना है, क्योंकि उसके लिए किसी भी पद के लिए अधिकतम उम्र नहीं, बल्कि जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है उनके लिए अधिकतम उम्र है कि नहीं? जैसे मान लो 60 साल या 65 साल के बाद रिटायर होते कि नहीं होते? मेरे 60 साल थी, फिर उसको 62 65 इतनी चल रही है, सबके अलग अलग है। लेकिन जो मंत्री है यानी जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे राज्यसभा का होगा, लोकसभा का होगा, सरपंच हो गए, मंत्री हो गए, कोई भी मंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मंत्री नहीं बोल रहा हूँ जो नौकरी लगा, इनकी सबकी मिनिमम एज दे रखी है संविधान में। जैसे लोकसभा की 25 वर्ष दे रखी, विधानसभा की 25 दे रखी, राष्ट्रपति की कितनी दे रखी? 35। गवर्नर मतलब राज्यपाल की कितनी? लेकिन अधिकतम उम्र किसी की भी नहीं बताई गई। आज समझ में नहीं आया? क्या लिखा आपने? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता। लिख लिए लाइन। पदेन सभापति का 100 से बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखो इसका अर्थ है जो उपराष्ट्रपति पद पर आएगा वही ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाए। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए अलग से चुनाव नहीं है। आया समझ में नहीं आया? तो जो उपराष्ट्रपति बना वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति भी बन जाए। ये होता है 100%। मतलब कोई पद, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हाँ, जैसे एक उदाहरण, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी है वर्तमान में, तो उस नीति आयोग का 120 प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पद पर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा प्रधानमंत्री आया तो भी वो नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? 120 यानी पदेन सभापति। आया समझ में? कल से जगदीप धनखड़ की जगह अगर कोई उपराष्ट्रपति बना तो वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसे कहते हैं 120। यानी उस पद के लिए चुनाव नहीं हुआ जिस पद पर वो धारण कर रहा है, परंतु दूसरे पद से डायरेक्ट वो इस पद पर आ रहा है। आया समझ में? नीति आयोग को उदाहरण आ गया सर? लिखो तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति
निर्वाचित करती है, उपसभापति निर्वाचित करती। एक लाइन में लिख लो, राज्यसभा की गण पूर्ति राज्यसभा की गण पूर्ति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसे कोरम। गण पूर्ति अपनी सदस्य संख्या की, अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है, 1/10 कितनी है, 1/10 अर्थात टोटल संख्या कितनी, 245। 245 का 1/10 कितना होगा, 24.5। तो अपन राउंड फिगर में 25 ले लें। अगर राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित नहीं है, कितने, 25, तो किसी भी बिल, विधेयक, कानून इन पर चर्चा नहीं होगी। आज समझ में आया? इसे कहते हैं कोरम। इंदिरा गांधी ने जब 42वां संविधान संशोधन करवाया था, इस कोरम को समाप्त कर दिया। तो 10% सदस्य होना अनिवार्य। कितने परसेंट, 10%, टोटल संख्या का 10%। ठीक है। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको पढ़ाते हैं, आप 120 हैं, कितने हैं, 120 का 10% कितना निकलेगा, 12। कितना निकलेगा, 12। यानी मिनिमम 12 सदस्य या 12 स्टूडेंट होंगे तभी अपन पढ़ाएंगे, ऐसा नियम आप मान के चलो। ठीक है। तो लोकसभा में आते ना कितने सदस्य, 245। अधिकतम कितने लिखे हुए संविधान में, 250। कल लिखवाया ना मैंने, 250 लिखवा। अब लिखना हेडिंग बनाकर, राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति। राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति। राज्यसभा के कार्य लिखिएगा नीचे लाइन से। राज्यसभा की रचना या संरचना, राज्यसभा की संरचना लोकसभा को संयोगी और सहायक सदन के रूप में, राज्यसभा की संरचना लोकसभा के संयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। सहायक सदन के रूप में की गई है। आगे लिखना, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, आगे पीछे कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं। विधायी शक्तियां, पे लिखना विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां से तात्पर्य किसी भी बिल, संविधान संशोधन, किसी विधेयक को पारित करना, ये उसका प्रमुख कार्य। विधायी कार्य मतलब विधायी शक्ति। देखो इसके अंतर्गत लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण, विधि मतलब कानून निर्माण, विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। लिख लिया? आगे लिखा, संविधान के द्वारा लोकसभा बराबर राज्यसभा को शक्तियां प्रदान की। इसने संविधान में
कोष्टक लगाना, अपवाद लिख देना, अपवाद लिखो, अपवाद वित्त संबंधी शक्तियों को छोड़कर, कोष्टक में अपवाद वित्त संबंधी शक्तियों को छोड़कर। आया समझ में? वित्त शक्ति क्यों बोला मैंने? जो भी वित्त विधेयक होते हैं, बजट होते हैं, ये सभी लोकसभा में पेश होते हैं। किसमें होते हैं? लोकसभा में। इसमें लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा होती है। आया समझ में? जैसे बजट, तो बजट को लोकसभा से पारित कराना अनिवार्य है। अगर लोकसभा से पारित नहीं होता है बजट, तो उस समय सरकार गिर जाती है, यानी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसमें केवल शक्ति किसको दी है? लोकसभा। राज्यसभा का औचित्य कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। उसको राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, 14 दिन के अंदर अगर वो लौटा देती है, पास कर देती है, तो उसे पास मान लेते हैं। और अगर 14 दिन में पास भी नहीं करती तो भी उसे पास मान लिया जाता है। ये होता है बजट या वित्त संबंधी शक्तियों के साथ। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, लिखो। और आपको मैंने बताया था कि मतलब सब चीज़ें बता दी, इसलिए हर कोई चीज़ लिखवाना जरूरी नहीं है। आप सभी को याद है कि अगर कोई साधारण विधेयक, जो कोई कानून है उसको अगर वो पारित नहीं होता राज्यसभा से, तो राष्ट्रपति को शक्ति है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने की, है ना? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तब ये बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सदस्य। याद रखना। यदि आगे से यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा लिखिएगा, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति लिखिएगा। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। एक लाइन लिख लेना। संविधान में संशोधन का विधेयक और बिल संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी उसको पेश करना। या तो पहले आप लोकसभा में कर दो या राज्यसभा में कर दो, बात एक ही। परंतु वित्त विधेयक केवल लोकसभा। ठीक है, ध्यान ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। कब? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये मैंने जब संविधान संशोधन पढ़ाया तब बताया था। तीसरा लिखना, वित्त शक्ति यानी वित्तीय शक्ति। याद रखना, इस मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा पावर। ठीक है। वित्तीय शक्ति में वित्तीय शक्ति लोकसभा को
राज्यसभा की तुलना में अधिक प्राप्त है। आप इसमें याद रख लेना, कोई वित्त विधेयक संबंधित विधेयक है, वित्त विधेयक या बिल, उसको पहले लोकसभा में पारित करवाते हैं, यानी लोकसभा पेश करते हैं, वहां से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में उसकी अवधि होती है 14 दिन। कितनी होती है? 14 दिन। अगर उस विधेयक को पारित करे या ना करे, उसको पारित मान लिया जाता है। और यदि राज्यसभा उसमें कोई सुझाव देती है, सलाह देती है कि हाँ ऐसा चेंजेस कर, तो उसे लोकसभा मानने की बात भी मान भी सकती है, नहीं। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा। तो आप याद रखना, वित्त विधेयक संबंधित शक्तियों में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्ति प्राप्त है। अगला लिखेगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी अतः मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा। अब आप सभी को याद है, एक बिल होता है अविश्वास प्रस्ताव। अभी ये भी ध्यान रखना है, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। किसमें? लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। यानी जैसे रोड मंजूर ना करे, सांसद है, तो इनको वोट कौन डालते हैं? अपन डालते हैं। कौन डालते हैं? अपन ही डालते हैं। मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष रूप से, है ना? अविश्वास प्रस्ताव नहीं, इसी में कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आगे लिखो, इसी में क्या है? क्या लिखा आपने? लोकसभा में ही पेश किया जाता है, परंतु राज्यसभा उसकी आलोचना एवं एक काम करो, आलोचना कर सकती है सभी। अब लिखिएगा विविध शक्तियां पर पॉइंट बना के लिखते चलेंगे, इसमें नहीं आ जाएगा। विविध पहला इसके अंदर है विभिन्न में, मतलब अन्य बहुत सारी मिसलेनियस, इसमें ए बी सी या 1 2 3 लिख के चलते। देखो पहले राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। पोस्टर पर लिख लेना मनोनीत सदस्यों को छोड़कर। दूसरा लिखे ये उनको राज्यसभा, जैसे राज्यसभा का सदस्य एक बार किसको, सचिन को भी चुना था, मनोनीत किया था डायरेक्ट। 4 शब्द लिखे हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। इनमें अगर विशेष योगदान है तो राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकते। और अगला लिखिएगा अगला राज्यसभा के सदस्य अगला उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। महाभियोग के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है ना। देखो, महाभियोग शब्द केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है, परंतु अपन सामान्यतः कह देते हैं कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग सब बोल देते हैं, परंतु सामान्यतः महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राष्ट्रपति। यानी महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं ना। यानी कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ, या सामान्यतः कह देते हैं कि वो मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ। तो भी अगला लिखिएगा। अब ये लाइन वापस लिखवाऊं कि उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाने के लिए राज्यसभा लोकसभा के साथ कार्य करती है। याद रख लो, अधूरा ज्ञान कभी भी ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे बकवास सवाल मेरे से मत पूछो। यहाँ मैं आपको कलेक्टर बनाने की सोच रहा हूँ और आपको हवलदार बनना। एक माह से अधिक की अवधि तक, 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित कराना आवश्यक है। ठीक है, अब इसको 1 माह को 2 माह भी कर दिया। ठीक है, संशोधन। अब लिखिएगा अन्य शक्तियां। देख, अब इसमें कुछ अपन संविधान के अनुच्छेदों का उपयोग करके पढ़ेंगे। देखना, अनुच्छेद 249 फिटनेस के अंतर्गत इसके अनुसार, अनुच्छेद 250 के अनुसार यहाँ पर लोकसभा से राज्यसभा को शक्ति ज्यादा प्राप्त है। देखिए, इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस विषय पर कानून बना सकती है। अब लिखना अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में आपकी सिविल सर्विस के बारे में है। सिविल सर्विस मतलब IAS, IPS, IFS। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 विशेष बहुमत याद है कि नहीं याद है?
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। मतलब ये कि जैसे IAS एक पोस्ट है, IFS एक पोस्ट है, IPS एक पोस्ट है। अब सरकार चाहती है कि जुडिशरी के लिए भी UPSC या कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं के एग्जाम हो, तो वो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कर सकते हैं। नई ऑल इंडिया सर्विस अगर चालू कर दी जैसे IAS चलती आ रही, IPS चलती आ रही, IFS चलती आ रही है ना, ये सभी पोस्ट अखिल भारतीय। तो ऐसा है अगर मान लो जुडिशरी में तो सुनते हो जजेस के लिए कोई एग्जाम लेना चाहती हो ऑल इंडिया लेवल पर, तो ऐसा चाहे तो राज्यसभा कर सकते अब कल लिखेंगे अपन राज्य लोकसभा, कल के लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को सुना। जय राम जी।